हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डैफोडिल के इस ऑनलाइन चैनल पर। तो लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, कर रहे थे ना। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में हमने क्या पढ़ा था? मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग पढ़े थे। फिर हमने क्या पढ़ा था? उत्सर्जन के प्रकार पढ़े थे। यूरियोटेलिक है, अमोनियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, ये पढ़े थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसे अपन क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। गौर करना दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन उठता है यहाँ पर और मात खा जाते हैं अपन। ठीक है, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा ध्यान देते ही बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, हाँ देखिए, किडनी जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? वृक्क बोलते हैं। किडनी को अपन क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। नहीं बोलते हैं? कैसी होती है किडनी? किडनी कैसी होती है वो देखिए। कुछ इस प्रकार से किडनी होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या होती है? किडनी होती है। ठीक है, और यहां पर इस प्रकार से मूत्रवाहिनी निकलती है। ये क्या होती है दोस्तों? किडनी होती है। गौर करना इस पर। अब देखो, इसका ये जो भीतरी भाग है, यहां पर इस प्रकार से गौर करो दोस्तों, थोड़ा सा गौर करो। नॉर्मल सी बातें हैं। यहां पर इस प्रकार से क्या होता है? ये पिरामिड नुमा संरचना होती है दोस्तों। यहां पर क्या होती है? इस प्रकार से पिरामिड नुमा संरचना होती है। ठीक है, यहाँ पर ये पिरामिड नुमा संरचना होती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? वृक्कीय पिरामिड बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? वृक्कीय पिरामिड बोलते हैं। और इनके बीच में ये कुछ स्तंभाकार संरचना पाई जाती है दोस्तों। इनके बीच में क्या पाई जाती है? ये स्तंभाकार संरचना पाई जाती है। और ये जो स्तंभाकार संरचना है ना, इन्हें बोलते हैं बर्तीनी के स्तंभ। क्या बोलते हैं इन्हें दोस्तों? बर्तीनी के स्तंभ बोलते हैं। अब ये आगे की ओर से इस प्रकार से किससे जुड़े रहते हैं? देखो मैं आपको बता दूं, थोड़ा गौर करना दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, याद हो जाएंगी। ओके, हाँ हाँ, ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए, ये यहाँ पर है वृक्कीय पिरामिड दोस्तों। क्या है ये? वृक्कीय पिरामिड। वृक्कीय पिरामिड। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो बीच में ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है ना आपको, ये जो बीच में संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? बर्तीनी के स्तंभ है दोस्तों। क्या है ये? बर्तीनी के स्तंभ। क्या है ये? बर्तीनी के स्तंभ है दोस्तों। इन्हें क्या बोलते हैं? बर्तीनी के स्तंभ बोलते हैं। क्लियर है बात? अब सुनो, अब ये जो भीतरी खांचेनुमा भाग है ना, अंदर का जो दबा हुआ भाग है, इसे बोला जाता है हाइलम। क्या बोला जाता है दोस्तों? हाइलम बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है दोस्तों? हाइलम बोला जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों वृक्कीय नाभि। क्या होता है? वृक्कीय नाभि। हाइलम, या इसे बोल देंगे अपन वृक्कीय नाभि। हाइलम या वृक्कीय नाभि, इसे क्या बोलेंगे अपन? हाइलम या वृक्कीय नाभि बोलेंगे। गॉट इट? ठीक है, आगे देखो, अब बात करते हैं आगे का। ये जो कीपाकार भाग है, देखो ये हाइलम है। हाइलम से होकर ही धमनी और सीरा, वृक्कीय धमनी, वृक्कीय सीरा, ये सब के सब किसमें प्रवेश करते हैं? किडनी में प्रवेश करते हैं। ये यहाँ पे क्या हो गई दोस्तों? मूत्रवाहिनी हो गई। क्या हो गई? ये मूत्रवाहिनी। गॉट इट? अब सुनो आगे, ये जो बीच का कीपाकार भाग है ना, इसे बोलते हैं दोस्तों वृक्कीय श्रेणी। वृक्कीय श्रोणी। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? वृक्कीय श्रोणी। और इस वृक्कीय श्रोणी का दूसरा नाम होता है पेल्विस। क्या होता है दोस्तों? पेल्विस। वृक्कीय श्रोणी का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? पेल्विस होता है। क्लियर है? अब सुनो आगे, अब मैं इसकी डिटेल से बात करता हूं, दोबारा देखते जाइए आगे। अगर कोई कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो, मानव में कितनी किडनी होती है? मानव में कितनी किडनी होती है दोस्तों? मानव में एक जोड़ी किडनी। मानव में एक जोड़ी किडनी होती है ना, एक जोड़ी किडनी होती है।
उदर गुहा में नीचे की ओर, उदर गुहा में नीचे की ओर, उदर गुहा में नीचे की ओर होती है। ठीक है, और अपन बोल दें तो कशेरुक दंड के यानी रीढ़ की हड्डी के, कशेरुक दंड के दोनों ओर, कशेरुक दंड के दोनों ओर क्या होती है, एक एक किडनी उपस्थित होती है। क्या होती है, एक एक किडनी उपस्थित होती है। गौर करना दोस्तों, मानव में एक जोड़ी किडनी होती है जो उदर गुहा में नीचे की ओर होती है, और यह कशेरुक दंड के दोनों ओर संख्या में एक एक स्थित होती है। कोई दिक्कत है तो बोलो दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, आगे बात करते हैं। अब ये जो मानव किडनी है, ये जो मानव किडनी है, इसका रंग कैसा होता है? ब्राउनी रेड होता है दोस्तों, लाल भूरा। कैसा होता है? लाल भूरा। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? ब्राउनी रेड यानी लाल भूरा। ठीक है, यानी लालिमा लिए हुए भूरा रंग होता है इसका, लालिमा लिए हुए भूरा रंग। क्लियर है? आगे बात करते हैं दोस्तों। अब इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 120 से 170 ग्राम होता है दोस्तों। किडनी का द्रव्यमान कितना होता है? 120 से 170 ग्राम होता है। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करते हैं, ये जो किडनी है इसका आकार, इसका आकार सेम के बीज जैसा होता है, सेम के बीज जैसा। इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज जैसा होता है। ठीक है, जिसका भीतरी भाग है ना वो थोड़ा दबा हुआ होता है, जिसका भीतरी भाग है वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है। अब देखो, भीतरी भाग, भीतरी भाग है ना वो दबा हुआ होता है। ठीक है, भीतरी भाग है वो तो दबा हुआ होगा, और बाहरी भाग है ना, आउटर पार्ट, वो उभरा हुआ होता है दोस्तों। वो कैसा होता है? उभरा हुआ। आउटर भाग है वो क्या होता है? उभरा हुआ होता है। भीतरी भाग है वो तो दबा हुआ होता है, और बाहरी भाग है वो उभरा हुआ होता है। अब ये जो भीतरी भाग का दबा हुआ भाग है ना, ये होता है दोस्तों अवतलाकार या उत्तलाकार? अवतलाकार होता है। कैसा होता है? अवतलाकार। कैसा होता है दोस्तों? अवतलाकार होता है। और जो बाहरी भाग उभरा हुआ होता है ना, ये जो उभरा हुआ भाग है ये होता है उत्तलाकार। क्या होता है? ये उत्तलाकार होता है। उत्तल लेंस की तरह उभरा हुआ है ना, इसलिए इसे बोलेंगे उत्तलाकार। और अंदर वाला भाग है वो अवतल लेंस की तरह दबा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? उत्तलाकार बोलेंगे। आगे बात करते हैं। अब ये जो दबा हुआ भाग है, दबा हुआ भाग है, ये जो दबा हुआ भाग है, इस दबे हुए भाग में एक खांचेनुमा संरचना पाई जाती है। दबे हुए भाग में एक खांचेनुमा संरचना पाई जाती है। खांचेनुमा संरचना पाई जाती है। ये जो खांचेनुमा संरचना है ना, ये खांचेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हाइलम बोलते हैं। जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? हाइलम बोला जाता है। पीछे बता चुका हूं मैं। हाँ, डिटेल से बात कर रहे हैं अपन, कोई भी छोटी मोटी बात होगी उसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पूरी A to Z स्टेप बाय स्टेप पूरी किडनी पढ़नी है। ठीक है, अगर आपके पास कोई रोचक फैक्ट हो इससे संबंधित जो कहीं छूट जाए, आपके ध्यान में हो, तो आपका स्वागत है, आप बता सकते हो। ओके, हाँ, लेकिन छोड़ना मुश्किल है, छूटेगा नहीं कुछ। मेरा टारगेट है ये कि कुछ भी ना छूटे। जितना पढ़ रहे हैं ना उतना बेस्ट पढ़ना है। नॉट बेटर, वी हैव टू डू आवर बेस्ट। ओके, अब देखो, तो खांचेनुमा होता है, खांचेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं दोस्तों। अब आगे बात की जाए किडनी। अब ये जो हाइलम है, हाइलम है, हाइलम से होकर रक्तवाहिनियां, हाइलम से होकर रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं एवं मूत्रवाहिनी, एवं मूत्र वाहिनी वो किडनी में प्रवेश करती है। ठीक है, किडनी में प्रवेश करती है।
किडनी में प्रवेश करती है। रक्त वाहिनियां, तंत्रिका कोशिकाएं और मूत्र वाहिनियां ना वो किडनी में प्रवेश कहां से करती है दोस्तों? हाइलम से होकर करती है। कहां से प्रवेश करती है? हाइलम से होकर किडनी में प्रवेश करती है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, ठीक है, अभी हमने स्टार्ट किया है। बोलते हैं ना अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, वो बात है। अभी तो अपन ने स्टार्ट किया, आगे देखो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, यहां तक किसी भी भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, अब ये दबा हुआ भाग है, ठीक है। अब इसे अपन ने हाइलम बोला और हाइलम से होकर समस्त वाहिनियां वो किसमें प्रवेश कर रही है? किडनी में प्रवेश कर रही है, ठीक है। अब हाइलम के आगे का भाग, हाइलम के आगे का भाग, हाइलम के आगे का भाग कीपाकार होता है या कीप के आकार का होता है। कैसा होता है? कीप के आकार का होता है। हाइलम के आगे का भाग है वो किसके आकार का होता है दोस्तों? कीप के आकार का होता है। तो ये जो कीप के आकार का भाग है ना, इसे क्या बोला जाता है? वृक्कीय श्रोणि बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? वृक्कीय श्रोणि। बताया था ना, ये देखो यहां पर, ये रहा, क्या बोला जाता है इसे? वृक्कीय श्रोणि। या इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पेल्विस। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पेल्विस। क्लियर है बात? अब सुनो, पेल्विस हो गए। अब देखो, अब किडनी के अंदर है ना पिरामिड नुमा संरचना पाई जाती है। किडनी में क्या पाई जाती है? पिरामिड नुमा संरचना पाई जाती है दोस्तों। पिरामिड नुमा संरचना, ठीक है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? वृक्कीय पिरामिड बोलते हैं। जिन्हें क्या बोला जाता है? वृक्कीय पिरामिड बोला जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है? वृक्कीय पिरामिड बोला जाता है। क्लियर है? अब देखो आगे, ये जो वृक्कीय पिरामिड है ना, इनकी संख्या, ये जो वृक्कीय पिरामिड है इनकी संख्या 7 से 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 से 7 भी आ जाती है और 7 से 8 भी आ जाती है। याद रखना, याद रख लो अपने, 6 से 7 होगी, 6 से 7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। वृक्कीय पिरामिडों की संख्या 6 से 7 या 7 से 8 होती है। गॉट इट? हाँ, आगे बात करो, 6-7 याद रख सकते हो। अब देखो आगे, आगे अपन बात करें, ये जो वृक्कीय पिरामिड है, देखो ये वृक्कीय पिरामिड है यहाँ पर, ठीक है, ये वृक्कीय पिरामिड है। अब इनके वृक्कीय पिरामिडों के मध्य, वृक्कीय पिरामिडों के मध्य ये जो जगह दिखाई दे रही है ना, गौर करो यहाँ पे, हाँ, ये स्तंभाकार संरचना दिखाई दे रही है, इन्हें बोला जाता है दोस्तों बर्तीनी के स्तंभ, ठीक है। इन पिरामिडों के मध्य, इन पिरामिडों के मध्य उपस्थित स्तंभ, इन पिरामिडों के मध्य उपस्थित स्तंभ क्या कहलाते हैं? वृक्कीय, सॉरी, बर्तीनी के स्तंभ कहलाते हैं। बर्टीनी बोल दो चाहे बर्तीनी बोल दो, बर्तीनी के स्तंभ क्या कहलाते हैं ये दोस्तों? बर्तीनी के स्तंभ कहलाते हैं। गॉट इट? हाँ, क्या कहलाते हैं ये? बर्तीनी के स्तंभ कहलाते हैं। ओके, वेरी नाइस। आगे बात करते हैं, इन्हें बोलेंगे बर्तीनी के स्तंभ। अब यहां पर गौर करना दोस्तों, कुछ यहां पर, ये जो वृक्कीय पिरामिड है, इन वृक्कीय पिरामिडों से आगे नलिकाकार संरचनाएं, आगे नलिकाकार संरचनाएं, इन वृक्कीय पिरामिडों से आगे नलिकाकार संरचनाएं इन पिरामिडों को किससे जोड़ती है? वृक्कीय श्रोणि से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? वृक्कीय श्रोणि से जोड़ती है। तो इन नलिकाकार संरचनाओं को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है दोस्तों? इन्हें बोला जाता है, इन नलिकाकार संरचनाओं को बोला जाता है कैलिक्स या चस्क। क्या बोला जाता है इन्हें? कैलिक्स या चस्क, कैलिक्स या चस्क बोला जाता है, कैलिक्स या चस्क। ओके, ये कैलिक्स या चस्क है वो क्या करता है?
ये केलिक्स है वो क्या करता है, पिरामिडों को, विरिकीय पिरामिडों को पेल्विस से जोड़ता है, विरिकीय पिरामिडों को पेल्विस से जोड़ता है दोस्तों, विरिकीय पिरामिडों को पेल्विस से जोड़ता है, विरिकीय पिरामिडों को किससे जोड़ता है दोस्तों, पेल्विस से जोड़ता है। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है आगे बात करें। अब ये जो किडनी है इसके बारे में अपने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें और करते हैं, कुछ एक दो बातें और पढ़ते हैं। ये तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हो गई, ठीक है। अब यदि बात की जाए, नोट लगा के दो बातें बता देता हूं, दो महत्वपूर्ण बातें हैं, गौर करना दोस्तों। नंबर 1, किडनी के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। जिस प्रकार सभी अंगों के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है ना, ठीक उसी प्रकार किडनी के चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तो किडनी के चारों ओर उपस्थित इस झिल्ली को, किडनी के चारों ओर उपस्थित इस झिल्ली को क्या बोला जाता है दोस्तों, पेरिटोनियम बोला जाता है। किडनी के चारों ओर उपस्थित, किडनी के चारों ओर उपस्थित झिल्ली क्या कहलाती है दोस्तों, पेरिटोनियम कहलाती है। क्या कहलाती है, पेरिटोनियम। क्या कहलाती है, पेरिटोनियम कहलाती है। गॉट इट, ठीक। 2 नंबर बात है दोस्तों, 2 नंबर बात ये है कि ये जो किडनी है, ये जो किडनी है, किडनी का निर्माण, किडनी का निर्माण, किडनी का निर्माण भ्रूण की किस परत से होता है, भ्रूण की मेसोडर्म परत से होता है दोस्तों, भ्रूण की मेसोडर्म, भ्रूण की मेसोडर्म परत से होता है, ठीक है। भ्रूण की मेसोडर्म परत से किसका निर्माण होता है दोस्तों, किडनी का निर्माण होता है। गॉट इट, हाँ। तो ये कुछ किडनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगली बात ये कर सकते हैं कि किडनी के ऊपर है ना त्रिकोणाकार रूप में एड्रिनल ग्रंथि उपस्थित होती है। किडनी के ऊपर है वो त्रिकोणाकार रूप में क्या उपस्थित होती है, एड्रिनल ग्रंथि उपस्थित होती है, ठीक है। जिसे क्या बोला जाता है, किडनी की टोपी। क्या बोला जाता है, जिसे किडनी की टोपी। हाँ, 3 नंबर पे अपन बात कर सकते हैं किडनी की टोपी। किडनी की टोपी क्या होगी दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि। क्या होती है, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि होती है, ठीक है। दोनों किडनियों पर एक एक अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि उपस्थित होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, किडनी की टोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी की टोपी बोलते हैं। गॉट इट, हाँ। तो ये सब किसके बारे में था, किडनी के बारे में था। अब सुनो, जिस प्रकार घर का मुखिया नहीं होता, क्या होता है ना, ठीक उसी प्रकार किडनी में भी एक मुखिया होगा, जिसे अपन बोलते हैं किडनी की क्रियात्मक इकाई। क्या बोलेंगे, किडनी की क्रियात्मक इकाई। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों, तो किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है विरकाणु या नेफ्रॉन। विरकाणु या नेफ्रॉन, समझ गए ना। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होगी, विरकाणु या नेफ्रॉन होगी, ठीक है। अब ये जो विरकाणु या नेफ्रॉन है ना, वो क्या करते हैं, एक किडनी में लाखों विरकाणु पाए जाते हैं, एक किडनी में लाखों विरकाणु पाए जाते हैं, जो मूत्र को छानने का कार्य करते हैं, जो रक्त से मूत्र को छानने का कार्य करते हैं। रक्त से मूत्र को छानने का कार्य कौन करते हैं, विरकाणु या नेफ्रॉन। रक्त से मूत्र को छानने का कार्य कौन करते हैं, विरकाणु या नेफ्रॉन। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो अब अपन बात किसकी करेंगे, नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे, विरकाणु के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग निसंकोच बेझिझक बोल दीजिए, ठीक है। निदानात्मक वीडियो भी डाल दिया जाएगा, ओके, हाँ। अगर आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो ना, साइंस से संबंधित जितना टॉपिक करवाया उससे संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। एक दिन अलग से मैं इन सभी इन सभी टॉपिकों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की अलग से क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। उस अलग से क्लास में मैं इन सब वीडियो इन सब टॉपिकों के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उनकी डिटेल से बात करूंगा, उन्हें अपने डिटेल से याद करना है, ओके, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम पर विश्वास रखिए, ठीक है। तो आगे अपन बात क्या करते हैं, 2 नंबर पे किडनी की क्रियात्मक इकाई जिसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी की क्रियात्मक इकाई जिसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तो आगे
नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का अध्ययन या वीरकाणु का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। तो अपन बात करेंगे फिलहाल नेफ्रोलॉजी के बारे में, किडनी वीरकाणु की संरचना के बारे में। देखो अब बात करते हैं अपन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन या वीरकाणु, नेफ्रॉन या वीरकाणु किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? नेफ्रॉन या वीरकाणु की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए तो नेफ्रॉन या वीरकाणु के बारे में। इसे बोला जाता है किडनी की क्रियात्मक इकाई। क्या बोला जाता है इसे? किडनी की क्रियात्मक इकाई बोला जाता है दोस्तों। समझ गए ना? किडनी की क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। आगे अगर बात करें तो यह एक नलिकाकार संरचना है दोस्तों। क्या ये? नलिकाकार संरचना। क्या ये अपने आप में एक नलिकाकार संरचना है? क्या ये एक नलिकाकार संरचना है? दोबारा देखिए थोड़ा। नंबर 1 पे क्या बताया? किडनी की क्रियात्मक इकाई। ठीक है। 2 नंबर पे क्या बताया? नलिकाकार संरचना। नलिकाकार संरचना। ठीक है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रॉन का अध्ययन। नेफ्रॉन का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी कहलाएगा। ठीक है। अब आगे देखो, इसका कार्य क्या है? मूत्र का निर्माण करना या मूत्र का निस्यंदन करना। मूत्र का निर्माण करना या मूत्र का निस्यंदन करना। निस्यंदन का मतलब समझते हो क्या? छानना। निस्यंदन का मतलब क्या होता है दोस्तों? छानना होता है। ठीक है। इसका कार्य क्या है? मूत्र का निस्यंदन करना। अब मैं बात करता हूँ इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी संरचना कैसे होती है वो देखिए। बहुत ही इजी सी है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे याद हो जाएगा साथ का साथ। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ किडनी नेफ्रॉन की संरचना की। देखो दोस्तों, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना थोड़ा। ठीक है। देखो भाई ध्यान से, इस प्रकार से क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ये नेफ्रॉन की फुल स्ट्रक्चर है। ये नेफ्रॉन की क्या है? फुल स्ट्रक्चर। कैमरामैन साहब ध्यान करना, कहीं से तो नहीं कट रहा हो। ठीक है। हाँ, डायग्राम पे फोकस करना। देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से क्या निकलते हैं? बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं। उन सभी छोटे छोटे क्वेश्चनों पर आपको गौर करना है। क्लियर है? देखो, यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं। इन क्वेश्चनों पर विचार करना। ठीक है। देखो,
क्या है वो कि यहाँ पर है ना वो है अभिवाही धमनी। क्या है? अभिवाही धमनी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अभिवाही धमनी। और ये है दोस्तों अपवाही धमनी। क्या है ये? अपवाही धमनी। क्या है? अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी है। ओके, अब देखो ये अभिवाही धमनी है ना, आगे चलकर बहुत ही पतली पतली नलिकाओं में बंटना शुरू कर देती है। बहुत ही पतली पतली नलिकाओं में बंटना शुरू कर देती है। इस प्रकार से बहुत ही पतली पतली नलिकाओं में बढ़ना शुरू कर देती है। तो ये पतली पतली नलिकाएं है ना, ये जो पतली पतली नलिकाएं हैं इन्हें, इनसे क्या बनता है? गुच्छे के समान संरचना बनती है। ये जो पतली पतली नलिकाएं, इनसे क्या बनता है? एक गुच्छे के समान संरचनाएं बनती है। अब ये जो गुच्छे के समान संरचना है ना, इसे बोला जाता है दोस्तों ग्लोमेरुल्स बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे ग्लोमेरुल्स बोला जाता है। ग्लोमेरुल्स, ये गुच्छे के साथ समान जो संरचना है, इसे क्या बोला जाएगा? ग्लोमेरुल्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इसे ग्लोमेरुल्स बोला जाएगा। अब देखो, अब ये जो प्यालेनुमा संरचना है, गौर करना दोस्तों, ये जो प्यालेनुमा संरचना है, ये अभिवाही धमनी हो गई। अब ये जो प्यालेनुमा संरचना है ना, इसे बोला जाता है दोस्तों बोमेन संपुट। क्या बोला जाता है? इसे बोमेन संपुट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोमेन संपुट बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे बोमेन संपुट है दोस्तों। ये जो भाग है ना, ये इतना, ये क्या है? बोमेन संपुट है। क्लियर है बात? ये बोमेन संपुट है। अब देखो, अब ये ग्लोमेरुल्स और बोमेन संपुट मिलकर ये जो पूरा भाग बना रहे हैं ना, इसे बोलते हैं मेलपीगी काय। क्या बोलते हैं इसे? मेलपीगी काय। मेलपीगी काय क्या बोला जाता है? इसे मेलपीगी काय बोला जाता है। मेलपीगी काय में क्या आता है? बोमेन संपुट और प्लस में इन रुधिर वाहिकाओं का ये जो जाल है, इसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुल्स। तो प्लस में क्या आएगा? ग्लोमेरुल्स। बोमेन संपुट प्लस ग्लोमेरुल्स। बोमेन संपुट प्लस ग्लोमेरुल्स। ठीक है, अब ये जो ये नजदीक का भाग है ना, यहाँ का भाग, इसे बोलते हैं दोस्तों समीपस्थ नलिका। इसे क्या बोला जाता है? समीपस्थ नलिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे समीपस्थ नलिका। तो ये यहाँ पर है समीपस्थ नलिका। क्लियर है? ठीक है, और ये है यहाँ पर, ये होती है दोस्तों हेनले का लूप। हेनले का लूप, ये क्या होता है दोस्तों? हेनले का लूप होता है। ये क्या होता है? हेनले का लूप होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो नलिका है ना, इसे बोला जाता है दोस्तों दूरस्थ नलिका। क्या बोला जाता है? इसे दूरस्थ नलिका। और ये जो अंतिम भाग है ना, इसे बोला जाता है दोस्तों संगरण नलिका। क्या बोला जाता है? इसे संगरण नलिका। क्या बोला जाता है? इसे संगरण नलिका। ठीक है, अब ये जो यहाँ की नलिका है ना, इसे बोला जाता है आरोही नलिका। क्या बोला जाता है? इसे आरोही नलिका। और ये होती है दोस्तों अवरोही नलिका। क्या होती है दोस्तों? अवरोही नलिका। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? नेफ्रॉन की संरचना है। इस प्रकार के लाखों नेफ्रॉन है ना, वो किस में पाए जाते हैं? अपनी किडनी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इस नेफ्रॉन में किस प्रकार से मूत्र का निस्यंदन होता है, किस प्रकार से ये अलग से कार्य करता है, किस प्रकार से ये पूरा का पूरा चलता है, उसकी अपन डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैं बात करता हूं इसके विभिन्न भागों की। देखो, विरकाणु के भाग, विरकाणु के भाग, विरकाणु के भागों की बात करता हूं। नंबर 1 क्या है दोस्तों? बोमेन संपुट। विरकाणु के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। नंबर 1 है बोमेन संपुट और नंबर 2 विरकाणु नलिका। नंबर 2 क्या होती है? विरकाणु नलिका। 2 भाग होते हैं, नंबर 1 बोमेन संपुट और ये जो दूसरा भाग है ना, इसे बोलते हैं विरकाणु नलिका। बोमेन संपुट और विरकाणु नलिका। अब देखो, अब 1 नंबर पे अपन बात करते हैं बोमेन संपुट की। बोमेन संपुट की गौर करो। बोमेन संपुट है ना दोस्तों, ये प्यालेनुमा होता है। क्या होता है? ये
प्यालेनुमा होता है, प्यालेनुमा होता है जिसमें अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी प्रवेश करती है। समझ गए ना, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी प्रवेश करती है। अब ये अभिवाही धमनी है ना, इसका व्यास इसकी तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। अभिवाही धमनी है ना, उसका व्यास है ना वो अपवाही धमनी की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। साथ के साथ अपन स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे और पूरी साथ के साथ है ना मूत्र निर्माण की प्रक्रिया भी पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी। अब ये जो अभिवाही धमनी है ना, ये आगे चलकर उत्तरोत्तर बहुत पतली 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 नलिकाओं में विभाजित होती रहती है और इन पतली पतली नलिकाओं से मिलकर एक गुच्छे के समान संरचना बनती है, एक गुच्छे के समान संरचना बनती है, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, ग्लोमेरुल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुल्स। क्लियर है बात, जिसे क्या बोला जाएगा दोस्तों, ग्लोमेरुल्स बोला जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब मैं बात करता हूं ये ग्लोमेरुल्स और मेलपिगी। मैंने बता दिया ना, आगे बात किसकी करते हैं अपन, मेलपिगी इकाई की। अब मेलपिगी इकाई है ना, मेलपिगी इकाई, मेलपिगी इकाई में ग्लोमेरुल्स भी आता है और साथ में कौन आता है दोस्तों, बोमेन संपुट। साथ में कौन आता है, बोमेन संपुट। यानी बोमेन संपुट और ग्लोमेरुल्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मेलपिगी इकाई का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, मेलपिगी इकाई का निर्माण करते हैं। अब देखो ये कार्य कैसे करता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन है वो कैसे होता है, ब्लड है वो फिल्टर होकर यूरिन का निर्माण कैसे होता है, उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अभिवाही धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त है ना, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों से युक्त रक्त है, वो कहां पहुंचेगा, ग्लोमेरुल्स में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, ग्लोमेरुल्स में पहुंचेगा। अब ग्लोमेरुल्स की जो भित्ति होती है, गौर करना दोस्तों, जो ग्लोमेरुल्स की भित्ति होती है ना, ये भित्ति क्या करती है, यहां से रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा प्रोटीनों को छोड़कर, रक्त कोशिकाओं एवं प्लाज्मा प्रोटीनों को छोड़कर शेष सभी पदार्थों को है ना बोमेन संपुट में मुक्त कर देती है। शेष सभी पदार्थों को कहां भेज देगी, बोमेन संपुट में भेज देगी। अब जो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है और साथ में जो प्लाज्मा प्रोटीन है ना, वो लगातार आगे की ओर गति करते हुए दाब के कारण अपवाही धमनी के द्वारा वापस किस में चले जाएंगे, वृक्कीय शिरा में चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे, वृक्कीय शिरा में चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ प्लाज्मा का भाग वो इस अपवाही धमनी के द्वारा वृक्कीय शिरा में चला जाएगा और शेष जितने भी पदार्थ हैं, सारे के सारे पदार्थ हैं, वो कहां आ जाएंगे, बोमेन संपुट में आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, बोमेन संपुट में आ जाएंगे। बताइए दोस्तों कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये जो बोमेन संपुट है, ठीक है, ये जो बोमेन संपुट है, इसमें 3 स्तरों में फिल्ट्रेशन होता है। ये बोमेन संपुट है ना, यहां पर 3 सत्रों में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। 3 सत्रों में क्या होता है दोस्तों, फिल्ट्रेशन होता है। कैसे होता है वो देखो, 1 नंबर पे तो ये बोमेन संपुट की भित्ति हो गई। 1 नंबर पे तो क्या हो गई, ये बोमेन संपुट की भित्ति। 2 नंबर पे हो गई ग्लोमेरुल्स की भित्ति। 2 नंबर पे क्या हो गई दोस्तों, ग्लोमेरुल्स की भित्ति। और फिर 3 नंबर पे आती है इन दोनों के मध्य पाई जाने वाली आधार भित्ति। ठीक है, हाँ, तो फिल्ट्रेशन 3 स्तरों में होता है और वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं देखो दोस्तों, यहां पर लिखा हूं, गौर करना। नंबर 1 है ग्लोमेरुल्स की उपकला भित्ति। ग्लोमेरुल्स की उपकला भित्ति यानी उपकला कोशिकाओं से बनी हुई भित्ति होती है। 2 नंबर पे है दोस्तों, 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर है बोमेन संपुट की उपकला भित्ति। बोमेन संपुट की उपकला भित्ति। अब ये जो बोमेन संपुट की उपकला भित्ति होती है ना, इसे बोला जाता है दोस्तों पोडोसाइट या पदाणु। क्या बोला जाता है इसे, पोडोसाइट या पदाणु बोला जाता है इसे। इसे क्या बोला जाता है, पोडोसाइट या पदाणु बोला जाता है। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना, ठीक है, आगे बात करते हैं। इसे पोडोसाइट या पदाणु बोला जाएगा। अब इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच में तीसरी होती है दोस्तों, इन दोनों के
मध्य पाई जाने वाली आधार भित्ति, इन तीनों दोनों के मध्य पाई जाने वाली आधार भित्ति, जिसे क्या बोला जाता है, सॉरी जिसे कुछ भी बोला जाता है, इसका नाम आधार भित्ति होता है। और मुख्य रूप से आपको याद रखना है पोडोसाइट या पदाणु। अब ये जो पोडोसाइट या पदाणु होते हैं ना, ये जो पोडोसाइट होते हैं यहाँ पर कुछ है ना विशेष छिद्र पाए जाते हैं, कुछ विशेष छिद्र पाए जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, जिन्हें बोला जाता है दोस्तों स्लिट पोर बोला जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है, स्लिट पोर। थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, हाँ छोटी सी छोटी बात है, अपन करेंगे वो पूरा पढ़ेंगे इसे। जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, स्लिट पोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लिट पोर बोला जाता है। अब देखो आगे, तो ये किसके बारे में था, बोमेन संपुट के बारे में था। अब क्या हुआ है, इन तीनों भित्तियों से और ग्लोमेरुल से छनकर पदार्थ कहां गए हैं, वृक्कीय नलिका में आ गए हैं। कहां गए हैं, वृक्कीय नलिका में आ गए हैं। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन और प्लाज्मा का कुछ भाग वो अपवाही धमनी के द्वारा वापस कहां चला गया है, वृक्कीय शिरा में चला गया है। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। देखो बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, अगर ध्यान से पढ़ रहे हो ना तो बड़ा मजा आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, या बोर हो रहे हो नींद नहीं लेनी है। देखो अब 2 नंबर पे अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी, वृक्क नलिका की। किसकी बात करते हैं, वृक्क नलिका की। मैं इन सबको मिटा रहा हूं एक बार थोड़ा, ठीक है। कैप्चर करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट दे सकते हो। आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं, है हाँ ठीक है, दे लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो आगे, अब वृक्क नलिका है ना, अब जो क्या है वृक्क नलिका, वृक्क नलिका, ये जो वृक्क नलिका है इसके कितने भाग होते हैं दोस्तों, 3 भाग होते हैं, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है समीपस्थ नलिका, नंबर 1 है समीपस्थ नलिका, नंबर 2 हेनले का लूप, ठीक है दोस्तों, और नंबर 3 क्या होता है, दूरस्थ नलिका। नंबर 3 क्या होता है दोस्तों, दूरस्थ नलिका। देखो समीपस्थ नलिका है ना, वो वोमेन संपुट के सबसे नजदीक पाई जाने वाली नलिका है। इसमें याद रखना है आपको, सर्वाधिक पुनः अवशोषण होता है, सर्वाधिक पुनः अवशोषण यही होता है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण कहां होता है, समीपस्थ नलिका में होता है। यहां से जो मटेरियल छना था ना, अब ये मटेरियल जब यहां से गति करेगा, ये मटेरियल जब यहां से गति करेगा ना, तो इसमें से उपयोगी पदार्थों को, यहां से उपयोगी पदार्थों को पुनः क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और शेष पदार्थ है वो आगे की ओर गति करता रहता है। क्लियर है बात। अब देखो सर्वाधिक पुनः अवशोषण होता है। 2 नंबर पे अपनी बात करते हैं कि ये जो भित्ति है ना, ये जो समीपस्थ नलिका है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अवशोषण के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, वो डेवलप करने के लिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो आगे। अब यहाँ पर परासरणी दाब या परासरण बोल देता हूं मैं सीधा, परासरण है उसे संतुलित रखने के लिए, यहाँ पर परासरण को संतुलित रखने के लिए इसकी भित्ति द्वारा सोडियम, पोटेशियम, H3O माइनस, HCO3 माइनस, NH4+ जैसे आयन ना वो स्रावित होते हैं। ठीक है, ये भित्ति खुद क्या करती है, इन आयनों का श्रावण करती है, सोडियम आयन का, पोटेशियम आयन का, बाइकार्बोनेट आयन का एवं अमोनियम आयन का, जो क्या करते हैं दोस्तों, इस नलिका के परासरणी दाब को संतुलित रखते हैं। 2 नंबर पे आती है दोस्तों ये आरोही नलिका, जो मुख्य रूप से लवण यानी NaCl के अवशोषण के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है, NaCl के अवशोषण के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, 2 नंबर पे अपन बात करते हैं हेनले का लूप। हेनले का लूप, देखो दोस्तों ये जो हेनले का लूप होता है ये यू आकार का होता है और इसमें सबसे कम पुनः अवशोषण होता है, सबसे कम पुनः
अवशोषण। सबसे कम पुनः अवशोषण किसमें होता है? हेनले के लूप में होता है। अब याद रखिए रेगिस्तानी जीव होते हैं ना, हाँ रेगिस्तानी जीव होते हैं, उनमें हेनले का लूप वो आकार में बड़ा होता है ताकि जल का अधिक से अधिक पुनः अवशोषण किया जा सके, ताकि जल का है वो अधिक से अधिक पुनः अवशोषण किया जा सके। ठीक है दोस्तों। हाँ फिर अपने आगे 3 नंबर पे मुख्य नलिका की बात कर लेते हैं, दूरस्थ नलिका। 2 नंबर पे सबसे अधिक पुनः अवशोषण, 2 नंबर पे सबसे अधिक पुनः अवशोषण कहां होता है? दूरस्थ नलिका में होता है। ये शेष लवणों को अवशोषित करती है, विटामिनों को अवशोषित करती है, इन सबको अवशोषित कर लेती है। क्लियर है दोस्तों? अब सुनो, अब जो शेष पदार्थ है ना वो संघनन नलिका में चला जाता है और संघनन नलिका के माध्यम से ये मटेरियल कहां प्रवेश करता है दोस्तों? मूत्रवाहिनी की ओर गति करता है। आ जाता है मूत्रवाहिनी की ओर गति करता है। याद रह जाएगा ना दोस्तों? हाँ वृक्क श्रोणी से होते हुए मूत्रवाहिनी में गति करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है जिसे अपन संघनन नलिका बोलते हैं, यह विरकाणु का भाग है, नहीं होता। संघनन नलिका है ना वो विरकाणु का भाग है, नहीं होता। 2 इंपॉर्टेंट बातें और देख लीजिए। ये जो नलिका है, इस नलिका के साथ इस प्रकार रुधिर वाहिका, एक रुधिर वाहिका है ना वो कंटिन्यू गति करती है, एक रुधिर वाहिका है ना वो इसके साथ साथ कंटिन्यू गति करती है। ये जो रुधिर वाहिका है ना इसे बोला जाता है दोस्तों वासा रेक्टा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे वासा रेक्टा। ठीक है, इसके साथ गति करने वाली जो रुधिर वाहिका है इसे क्या बोला जाता है? वासा रेक्टा बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब 1-2 बातें और कर लेते हैं। जो विरकाणु है ना वो प्रति मिनट हमारे शरीर के कुल रक्त का लगभग 1/5वां भाग है ना वो छान देते हैं। समझ गए ना? हमारे ब्लड रक्त, हमारे हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त का लगभग 1/5वां भाग या 5वां भाग है ना वो क्या कर देंगे? छान देंगे। ठीक है, जिसकी मात्रा होती है लगभग दोस्तों 1100 से 1200 ml प्रति मिनट। सोचकर देखिए, जब 1 मिनट में 1100 से 1200, 1 मिनट में 1100 से 1200 ml मटेरियल छन रहा है तो एक दिन में कितना छनेगा? 180 लीटर। तो हमारी किडनी है ना रोजाना 180 लीटर मटेरियल छानती है, 180 लीटर प्रति दिन, 180 लीटर प्रति दिन। लेकिन क्या यूरिन है वो इतना बन जाएगा? जब हम मूत्र विसर्जित करते हैं, मूत्र विसर्जन होता है तो मूत्र विसर्जन में आपने देखा होगा कि क्या 180 लीटर मूत्र रोजाना निस्यंदित होता है? निस्यंदित तो इतना ही होता है, लेकिन इसका 99% है ना वो क्या हो जाएगा? पुनः अवशोषित हो जाएगा। 99% है वो क्या हो जाएगा? पुनः अवशोषित हो जाएगा। और लगभग रोजाना 1 से 1.5 लीटर मूत्र है वो क्या होता है? उत्सर्जित होता है। क्लियर? 1 से 1.5 लीटर मूत्र है वो क्या होता है? उत्सर्जित होता है। अब देखो, अब ये जो प्रतिदिन 180 लीटर मटेरियल किडनी में छन रहा है ना इसे बोला जाता है दोस्तों GFR बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे GFR। क्या? GFR यानी ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ग्लोमेरुल्स फिल्टराइजेशन रेट, समझ गए ना? ग्लोमेरुल निस्यंदन दर, ग्लोमेरुल्स निस्यंदन दर जो कितनी होती है? 180 लीटर प्रतिदिन, या अपन ये बोल सकते हैं 1100 से 1200 ml प्रति मिनट। ओके, दैट्स ऑल फ्रेंड्स। इस इतने में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में और बता दूंगा मैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम बचती है, किसी चीज को दोबारा बताना है। ठीक है, तो आप सबसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबका आभार, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।